कैरिबियन सी के बीच एक याट पर छुट्टियां मना रहे हों। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी, हल्की हवा और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। और फिर अचानक एक पल में सब कुछ चेंज हो जाए। समुद्र के बीच एक फैमिली अपनी याट पर मौजूद है। पिता टॉम, माँ जूलिया, बेटी कैसी और छोटा बेटा बेन। वे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने समुद्र के बीच आए हैं। सब खुश हैं। टॉम और बेन फिशिंग में बिजी हैं। कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही है और जूलिया स्विम करने के लिए पानी में उतर जाती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। जूलिया आराम से पानी पर तैर रही होती है। तभी उसे अचानक अजीब सा फील होता है, जैसे उसके आसपास कोई बहुत बड़ी चीज मूव कर रही हो। वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह खुद को समझाती है कि शायद उसका इल्यूजन होगा। कुछ सेकंड्स बाद वही स्ट्रेंज फीलिंग फिर से होती है। इस बार थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पानी ऊपर से शांत है, लेकिन जूलिया का डर बढ़ने लगता है। वह तुरंत याट की तरफ स्विम करना शुरू करती है। तभी अचानक कोई अनसीन फोर्स उसकी लेग पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। जूलिया पैनिक में आ जाती है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। कैसी हेडफोन लगाए सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। टॉम और बेन फिशिंग में इतने बिजी हैं कि उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जूलिया कब पानी में उतरी। जूलिया पानी के ऊपर टिके रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह में पानी भरने लगता है और आवाज निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वह याट से काफी दूर हो जाती है। उसे साफ फील होता है कि समुद्र का पानी अजीब तरीके से पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे नीचे कुछ मैसिव मूवमेंट हो रहा हो। याट पर रखे इक्विपमेंट भी हल्का हल्का डायरेक्शन चेंज करने लगते हैं। धीरे धीरे जूलिया उनसे और दूर होती जा रही होती है। तभी लकी मोमेंट में टॉम को उसकी हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत मुड़कर देखता है और जूलिया को स्ट्रगल करते हुए पहचान लेता है। बिना टाइम वेस्ट किए वह बच्चों को बुलाता है, याट को उसकी डायरेक्शन में ले जाने को कहता है और खुद पानी में जंप कर जाता है। टॉम तेजी से जूलिया तक पहुंचता है, उसे संभालता है और दोनों मिलकर याट की ओर स्विम करते हैं। दूसरी तरफ बेन इंजन स्टार्ट करके याट को पास लाता है। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, बेन और कैसी मिलकर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। जूलिया की जान बच जाती है, लेकिन समुद्र अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ है। जूलिया को ऊपर खींच लेने के बाद पूरा फैमिली उसे संभालता है। वह अभी भी शॉक में है, लेकिन खुद को कन्विंस करती है कि शायद ये सब सिर्फ स्ट्रॉन्ग वेव्स की वजह से हुआ होगा। टॉम साफ वार्निंग दे देता है कि अब कोई भी बिना इन्फॉर्म किए स्विम नहीं करेगा। कैसी गिल्टी फील करती है क्योंकि उसने हेडफोन्स पहन रखे थे। सब एग्री कर लेते हैं और माहौल थोड़ा नॉर्मल करने के लिए रात को बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। रात में केक कटता है, थोड़ी हंसी लौटती है, लेकिन समुद्र की बेचैनी अब भी महसूस हो रही होती है। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वह लैपटॉप लेकर याट के बाहर चली जाती है। स्क्रीन पर शहर के ऊपर काले बादल दिखाई देते हैं और उसका बॉयफ्रेंड वार्निंग देता है कि न्यूज में कुछ बहुत अनयूजुअल होने की बात चल रही है। पीछे तेज तूफान आता दिख रहा होता है। कैसी घबरा जाती है, लेकिन अचानक कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है और कनेक्शन कट जाता है। वह तुरंत ये बात फैमिली को बताती है। टॉम कहता है कि शायद लैंड से दूर होने की वजह से सिग्नल वीक है, लेकिन तभी सबको बाहर से एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है। वे डेक पर आते हैं और देखते हैं कि व्हेलस का एक बड़ा ग्रुप उनकी याट के पास से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब नेचर में बड़ा डिस्टर्बेंस आता है तो वे कंफ्यूज हो जाती हैं। उसी मोमेंट याट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को डाउट होता है कि याट के नीचे कुछ हिट हुआ है। वह तुरंत डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वह सरफेस पर वापस आता है, लेकिन उसके शोल्डर पर डीप कट होता है। जूलिया तुरंत स्टिचेस लगाती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई मैसिव क्रिएचर मूव कर रहा था। याट के नीचे बड़ा डेंट दिखाई देता है। इंजन डैमेज हो चुका है। अब वे समुद्र के बीच स्टक हैं। जूलिया बार बार रेडियो ट्राई करती है। कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कम्युनिकेशन कंप्लीटली डाउन है। अचानक कैसी एक स्ट्रेंज फिगर देखकर चिल्ला उठती है, लेकिन वह सिर्फ बेन निकलता है जो मास्क पहनकर प्रैंक कर रहा होता है। रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है, लेकिन क्लैरिटी इतनी खराब है कि कुछ समझ नहीं आता। तभी रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और एक अजीब हाई पिच्ड साउंड सुनाई देती है। पूरा फैमिली बाहर दौड़ कर आता है और शॉक में देखता है कि आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं। पहले वे उन्हें मीटियर समझते हैं। जहां जहां वे गिरते हैं वहां ह्यूज एक्सप्लोजन होते हैं। एक ऑब्जेक्ट उनके काफी पास पानी में गिरता है। टॉम तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और ऑब्जेक्ट उस एरिया को हिट करता है। याचट जोर से हिलती है और फैमिली एक दूसरे को कसकर पकड़ लेती है। उसी मोमेंट टॉम को समझ आता है कि ये मेटेर नहीं है, ये सैटेलाइट हैं, और अगर सैटेलाइट गिर रही हैं तो दुनिया में कुछ बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। उसी पल बेन नोटिस करता है कि याचट के पीछे से धुआं निकल रहा है। टॉम तुरंत चेक करता है और कंफर्म हो जाता है कि इंजन पूरी तरह खराब हो चुका है। हवा अचानक तेज होने लगती है और फैमिली
फैमिली अंदर कैबिन में छुप जाती है। किसी का ध्यान नहीं जाता कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है, जैसे डायरेक्शन खुद बदल रही हो। याट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से याट से टकरा रही होती हैं। टॉम स्ट्रगल करते हुए बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी पावर चली जाती है और पूरा कैबिन अंधेरे में डूब जाता है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट्स वापस आ जाती हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं। कैसी सिंक तक भागती है और उल्टी कर देती है। टॉम लगातार रेडियो ट्राई करता रहता है लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी अचानक एक तेज हाई पिच्ड नॉइज गूंजती है और हवा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है लेकिन एक हच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है। कुछ पल बाद पूरा अंधेरा छा जाता है और फिर एक भयानक झटका। सब कुछ हिलता है। एक जोरदार आवाज गूंजती है और पूरा फैमिली बेहोश हो जाता है। जब उन्हें होश आता है वे जिंदा हैं। उन्हें चोटें लगी हैं। याट में छोटे बड़े होलस हो चुके हैं लेकिन अंदर पानी नहीं आ रहा। सब शॉक में बाहर निकलते हैं और जो नजारा सामने होता है वह किसी नाइटमेयर से कम नहीं। समुद्र गायब हो चुका है। याट अब जमीन पर अटकी हुई है। चारों तरफ सूखी समुद्री जमीन, बिखरी मछलियां, गड्ढे और पहाड़ जैसे उभरे हुए हिस्से, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। जहां कल रात तक पानी था वहां अब सूखी धरती फैली है। कैसी फोन पर सिग्नल चेक करती है लेकिन नेटवर्क पूरी तरह डाउन है। बेन दो मरे हुए केकड़ों को देखता है और समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया। टॉम कंपास निकालता है और देखता है कि वह उल्टा हो चुका है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन रिवर्स हो चुकी है। इसी वजह से समुद्र का सारा पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। टॉम समझाता है कि जहां पहले लोग जमीन पर रहते थे वहां अब समुद्र होगा और जो लोग वहां थे शायद बच नहीं पाए। ये सुनकर कैसी टूट जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह कैबिन में खुद को बंद कर लेती है और अब उन्हें समझ आने लगता है कि जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक स्टॉर्म नहीं था, ये पूरी दुनिया के लेवल का चेंज था। कैसी अपने दर्द में टूट चुकी होती है। जब जूलिया उसे समझाने की कोशिश करती है तो वह उसे दूर कर देती है और अकेले छुपने चली जाती है। इधर जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाईज चेक करते हैं। उनके पास लिमिटेड फूड और वाटर बचा है। बेन अपने बर्थडे बैलून को एक पत्थर से बांधकर हवा में छोड़ देता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई सर्वाइवर उन्हें देख ले। टॉम एक बार फिर रेडियो ट्राई करता है। इस बार अनएक्सपेक्टेड तरीके से सिग्नल कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। उसका नाम नाव है और वह एक सबमरीन का कैप्टन है। उसकी सबमरीन भी सूखी जमीन पर अटकी हुई है। वह कंफर्म करता है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल रिवर्स हो गए हैं। इसी वजह से ओशन पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वह बताता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स पूरी तरह डाउन हैं और उसने अभी तक कोई और सर्वाइवर्स नहीं देखे। सबसे डराने वाली बात वह यह बताता है कि पोल्स दोबारा रिवर्स होंगे और लगभग एक हफ्ते में समुद्र अपनी जगह वापस आ जाएगा। लेकिन जब पानी लौटेगा तो उसकी लहरें बेहद खतरनाक होंगी। कैप्टन वार्न करता है कि जितनी जल्दी हो सके ऊंची जगह पर पहुंचो क्योंकि लो ग्राउंड पर कोई नहीं बचेगा। वह बताता है कि क्रैश में उसका पार्टनर मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। यह सुनकर टॉम और जूलिया अपने बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वे कैप्टन से कहते हैं कि किसी तरह उनके बच्चों को बचा ले। कैप्टन कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम कैलकुलेशन करता है कि वहां तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे। वह फैमिली से कहता है कि आज रात रेस्ट करो, सुबह निकलना होगा। अगली सुबह फैमिली अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम को पास में कुछ मूवमेंट दिखाई